हेलो जय हिंद दोस्तों इस वीडियो में आज आप लोगों को बताने वाला हूँ फंडामेंटल एनालिसिस के बारे में। तो दोस्तों सबसे पहले जान लेते हैं इसकी ज़रूरत हमें क्यों पड़ती है फंडामेंटल एनालिसिस की। सबसे पहले ये देखते हैं कि हमने आपको ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में बताया। चैनल पे वीडियो आप जाकर के विजिट कर सकते हैं। निफ्टी क्या होता है, सेंसेक्स क्या होता है, बैंक निफ्टी क्या होता है, इन सारी चीज़ों के बारे में हमने बताया कि इसमें ट्रेड कैसे करते हैं। ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में, ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में ये तो आपको डेली की कमाई होगी कि आप अगर सीख रहे हैं तो आप अपना डेली कमा सकते हैं। कंपनियां हैं उनके बारे में बेसिक सी जानकारी लेने को कहते हैं फंडामेंटल एनालिसिस। और जो ये इंडेक्सेज हैं, इंडाइसेस को बोलते हैं या इंडेक्स भी बोलते हैं। इंडेक्स का मतलब होता है ये निफ्टी हो गया, सेंसेक्स हो गया, बैंक निफ्टी हो गया, ये कुछ कंपनियों का ग्रुप होता है। इसमें जैसे निफ्टी 50 होता है तो इसमें 50 कंपनियों का ग्रुप है। सेंसेक्स है, इसमें 30 कंपनियों का ग्रुप है, देश की सबसे बड़ी। बैंक निफ्टी मतलब 12 बैंक है देश के सबसे बड़े, तो इनका ग्रुप होता है, उसे इंडेक्स कहते हैं। दोस्तों हम एक समोसे के उदाहरण को ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए, एक उदाहरण के माध्यम से आपको समझाता हूँ। एक दुकान है, वहाँ पे 10 रुपये का समोसा मिल रहा है। गाँव की दुकान आपके है। और एक रेस्टोरेंट है, रेस्टोरेंट में 50 रुपये का समोसा मिल रहा है। आप दोनों समोसा खाए हुए हैं, आपको ये समोसा इतना बेहतरीन लगा कि आपको लगा कि ये समोसा जो है इसकी कीमत यदि 20 या 30 रुपये भी होती तो भी आप इसे खरीद कर खाते हैं और ये बहुत ही बेहतरीन है। यानी ये वैल्यू फॉर मनी है। इस समोसे की जो कीमत है वो वैल्यू फॉर मनी है। आप यहाँ पे 30 रुपये 20 रुपये देने में कोई बिल्कुल नहीं सोचेंगे क्योंकि इतना टेस्टी और इतना बढ़िया है। और ये जो रेस्टोरेंट का समोसा है वो 50 रुपये के बजाय आप कहेंगे 10 और 20 रुपये में भी ये महंगा है, ये इतना घटिया समोसा या इतना बुरा समोसा बना करके देता है। तो आप प्रतिदिन लाइफ में इस तरीके के एनालिसिस करते रहते हैं। समझ रहे हैं आप बात को? तो दोस्तों इस वीडियो में हम उसी के बारे में बताने वाले हैं कि आप कैसे एनालिसिस कर सकते हैं कि ये जो चारों स्टॉक्स दिख रहे हैं इनमें से कौन सबसे बेहतरीन है, किस में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, किस में नहीं इन्वेस्ट कर सकते हैं। मैं आपको एक लास्ट वीडियो के लास्ट में आपको एक चेकलिस्ट बना के दूंगा, चेकलिस्ट बना करके दूंगा। उसमें एक एक पॉइंट वाइज रहेगा कि यदि ये पॉइंट इतने पे है तो इसको बॉय कर सकते हैं, ये पॉइंट अगर इतना रहता है, इतने कम या ज़्यादा रहता है, इसको बॉय कर सकते हैं। इसे 3 4 5 पॉइंट आपको मैं बना करके दूंगा एक चेकलिस्ट के तरीके से, बेहतरीन तरीके से। इसको कितने पे आप बाई कर सकते हैं या सेल कर सकते हैं या बिल्कुल बाई करने आए नहीं है। ये फंडामेंटल एनालिसिस। जैसे हम लोग कहते हैं गाँव में कि यदि जड़ मजबूत रहती है तो पौधा या पेड़ हमेशा ऊपर ही जाएगा और मजबूत रहेगा। तो ये जड़ देखते हैं, ये फंडामेंटल एनालिसिस है दोस्तों। ये जड़ देखते हैं हम लोग कि ये कितना बेहतरीन है या नहीं है। फंडामेंटल एनालिसिस के बेस पे ये सारी चीज़ें पता करते हैं कि कंपनी के अंदर क्या स्थिति चल रही है, उसका पी रेशियो, पीबी रेशियो, उसके बाद हो जाता है डेब्ट टू इक्विटी। सारी चीज़ों के बारे में हम लोग पता करते हैं। जैसे आप देखते होंगे गांव में किसी को देखने जाते हैं तो ये सारी चीज़ें, उसके बाद कितना खेत है, कितना कमाता है, घर है, द्वार है, नौकरी कर रहा है कि नहीं, सारी चीज़ों के बारे में पता चलता है। उसी तरीके से स्टॉक्स के बारे में यदि हम तुलना करते हैं, देखते हैं, तो उसे फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं। और इंडेक्सेस के बारे में यदि हम देखते रहते हैं सारी चीज़ें तो उससे टेक्निकल एनालिसिस करते रहते हैं। टेक्निकल एनालिसिस के भी बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा आगे कि टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है, और इसके बारे में हमने वीडियो बना करके दिया भी है आपको, आप चैनल पर जाके देख सकते हैं। टेक्निकल एनालिसिस के माध्यम से इसको समझेंगे। आपको पता है ऑप्शन ट्रेडिंग करने के लिए टेक्निकल एनालिसिस और इन्वेस्टिंग करने के लिए आप फंडामेंटल एनालिसिस की ज़रूरत पड़ती है। इन्वेस्टिंग का मतलब होता है 2000 रुपये में आप इसे खरीदे हैं, ठीक है, मजा गाँव डॉक्टरशिप को 2000 रुपये में आप खरीदे होते एक शेयर। अब एक शेयर की कीमत 655 रुपये है। 2000 से ये 2600 हो जाता, 2000 रुपये से ये 2600 हो जाता, तो आपके 1 रुपये पे यानी 660 रुपये बढ़ते एक शेयर पे। तो आपने मान लीजिए 1000 शेयर खरीदा हुआ है, 1000 शेयर इसका खरीदा होता तो एक शेयर पे 660 रुपये आपको मिल रहे हैं, देखिए। और उसके बाद अगर 1000 शेयर खरीदा होता तो सोच लीजिए आज आपको कितने रुपए मिलते हैं। इसके आगे 3 जीरो बढ़ा दीजिए, अब कितना हो गया, क्या इधर सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, यानी 6,60,000 रुपये। तो इस तरीके से आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो ये बहुत ही बेहतरीन देता है। आप इसे 30-40 साल के, आप सोच लीजिए MRF टायर की कीमत यदि 2001 में कोई इन्वेस्ट किया रहा होता, अगर 10,000 रुपये भी इन्वेस्ट किया होता तो आज करोड़ों रुपये होते उसके पास, करोड़ों रुपये। इस वजह से मैं कहता हूँ इन्वेस्टिंग सबसे बेहतरीन होता है। जितने भी ऑप्शन ट्रेडिंग से लोग रिटायर होते हैं वो अपना एक पोर्टफोलियो बनाते हैं। पोर्टफोलियो बेहतरीन, तो जितने भी आप देख लेंगे, जितने भी करोड़पति हैं, चाहे राकेश झुनझुनवाला सर हों, चाहे वारेन बफे सर हों, सभी लोग इन्वेस्टिंग को ज़्यादा ध्यान देते हैं फंडामेंटल एनालिसिस के थ्रू। वो लोग इन्वेस्टिंग ही करते हैं। सारी कंपनियों में उनके 5-5%, 10-10% इस तरीके से शेयर हो जाते हैं। उसके बाद ना उनको कंपनी बनानी है, ना कंपनी का टेंशन लेना है, सिर्फ फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं वो, उसके बाद इसमें इन्वेस्ट कर देते हैं। और फंडामेंटल एनालिसिस में फ्यूचर भी देखते हैं उसमें कि इस कंपनी का फ्यूचर है कि नहीं। जैसे टेस्ला का इसमें फ्यूचर है, इसमें EV का फ्यूचर बहुत ज़्यादा, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स का। इसलिए इस ऐसे शेयर्स में यदि आप इन्वेस्ट करेंगे तो उसमें आपका प्रॉफिट होगा। इसके बारे में मैं आप लोगों को बताऊँगा कि EV सेक्टर के कोई बेहतरीन शेयर जो इन्वेस्ट करने लायक हैं वो कौन कौन से हैं।
समझ रहे हैं इस चीज़ को? इतना सा चीज़ें आपको समझ में आई, फंडामेंटल एनालिसिस क्यों करते हैं, कैसे करते हैं और इसका महत्व क्या है, सारी चीज़ों के बारे में हमने आपको बता दिया। तो अब सीधे चलते हैं दोस्तों फंडामेंटल एनालिसिस के ऊपर कि फंडामेंटल एनालिसिस का एक एक पॉइंट कैसे समझते हैं। अब इसको खोजते कैसे हैं, इसके लिए दोस्तों आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे नीचे आ जाना। किसी भी एक कंपनी का दिख रहे हैं, ये सारी कंपनियाँ टॉप लूजर्स कंपनियाँ हैं, सेक्टर वाइज कंपनियाँ, जैसे कि बैंकिंग सेक्टर है, एनर्जी सेक्टर, हेल्थ केयर, FMCG, ऑटोमोबाइल, ये सारे सेक्टर इसमें दिए हुए हैं। टॉप बाय मार्केट कैप, मार्केट कैप में सबसे अधिक टॉप पे कौन है, रिलायंस, HDFC, TCS, भारती एयरटेल, ICICI, ये सारी चीज़ें आप देख ही रहे हैं। हो गया। अब मैं किसी एक कंपनी के इसमें आप जिसको कहेंगे मैं उसको लेता हूँ। जैसे मान लीजिए यहाँ पे रिलायंस इंडस्ट्रीज को ले लेते हैं। यहाँ पे रिलायंस इंडस्ट्रीज को हमने एक सेकेंड क्लिक कर दिए, रिलायंस इंडस्ट्रीज आ गई। रिलायंस इंडस्ट्रीज आने के बाद दोस्तों ये देखिए, इसका ये रेट है, मार्केट प्राइस चल रहा है, ये जो है इसका मार्केट प्राइस चल रहा है, मार्केट प्राइस ये लाइव चल रहा है, इसमें मार्केट चल रही है तो इसका मार्केट प्राइस चल रहा है। आपको समझ में मार्केट प्राइस इसका इतना है। अब मैं बता दूं आपको, आगे नीचे चलते हैं। ओवरव्यू में देखिए, ओवरव्यू में यहाँ पे दिया हुआ है 2 डेज लो और यहाँ पे दिया हुआ है 2 डेज हाई, यानी कि ये आज के दिन में, सिर्फ आज के दिन में 1237 रुपया 10 पैसा ये सबसे निचला इसका रेट रहा है और उसके बाद 1251 रुपये ये हाई लगाई है कंपनी। समझ लीजिए कि उसका 5 रुपये से लेकर के 10 रुपये तक यदि आप कोई सामान बेच रहे हैं तो आप कहेंगे कि सबसे कम 5 रुपये में बेचें, सबसे ज़्यादा 10 रुपये में। तो सेम वैसे ही कंपनी स्थिति है। अब चलते हैं आगे, देखते हैं ओपन हुआ कितना पे, लो कितने पे, वैल्यूम इसमें कितना है, टोटल ट्रेडेड वैल्यू इसमें कितनी 728 करोड़ की ट्रेडिंग हो रही चल रही है इसमें, ये सारी चीज़ें हैं। मार्केट डेप देखिए, कितने लोग बाई कर रहे हैं, कितने लोग सेल कर रहे हैं, इन सारी चीज़ों को बाई कर रहे हैं 968 लोग, सेल कर रहे हैं 510 लोग, ये उसकी वैल्यू है। इसको देखिए बाई 78% लोग किए हुए हैं, होल्ड 12% किए हुए हैं और सेल कर रहे हैं 9% लोग। ये सारी चीज़ें आप देखेंगे तभी समझिए। अब देखिए यहाँ पे नीचे आ गया फंडामेंटल। आप लोगों को मैं एक एक करके धीरे धीरे पॉइंट को बता रहा हूँ जिससे आपको अच्छे तरीके से चीज़ें समझ में आए कि क्या कैसे वर्क कर रहा है, ठीक है। इसमें देखिए नीचे आ गया फंडामेंटल एनालिसिस। अब फंडामेंटल एनालिसिस में क्या होता है, कैसे होता है, देख लीजिए। फंडामेंटल एनालिसिस में कुछ रेशियो जैसे हमने आपको बता रहे थे, PE रेशियो, PB रेशियो, डेब्ट टू इक्विटी, इंडस्ट्री PE देखिए है, EPS क्या होता है, डिविडेंड यील्ड, बुक वैल्यू, ROE, ठीक है। इन सारे पॉइंट्स के बारे में एक एक करके आप लोगों को अच्छे तरीके से समझाऊंगा। उसके बाद ये बैलेंस शीट देखिए, लगभग इसकी रेवेन्यू, प्रॉफिट, नेटवर्थ, यहाँ पे ये है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट ये एकदम बेसिक सी बैलेंस शीट है दोस्तों। नहीं तो बैलेंस शीट जो इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड से नहीं, जैसे वो कॉमर्स नहीं किया हुआ है, पढ़ाई नहीं किया हुआ है, उसमें कोई डिग्री नहीं, तो जल्दी समझ नहीं पाते हैं, ये ऐसा रहती है, ठीक है। इस तरीके से हम लोग जल्दी समझ नहीं पाते हैं बैलेंस शीट को, लेकिन ये बेसिक सी बैलेंस शीट है। मैं आप लोगों को इतनी अच्छे तरीके से समझाऊंगा कि आपको रेवेन्यू, प्रॉफिट, नेटवर्थ ये कितना रहना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, उसके बारे में अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। अब चलते हैं दोस्तों, हम लोग सबसे पहले अपने पॉइंट के ऊपर एक एक करके समझते हैं फंडामेंटल एनालिसिस के बारे में। फंडामेंटल एनालिसिस में सबसे पहले जानते हैं मार्केट कैप। अब ये मार्केट कैप क्या है, रिलायंस का है, तो रिलायंस इंडस्ट्रीज की मार्केट कैप क्या है, यहाँ पे लिखा हुआ है दोस्तों, देखिए 16,50,002 करोड़, यानी कि पूरी कंपनी की कीमत ये है, पूरी कंपनी की कीमत, पूरी कंपनी की कीमत ये है 16,50,002, यानी यदि आपके पास इतने पैसे हो तो कंपनी आपकी हो जाएगी। 16,50,002 करोड़ रुपए, समझ गए। इतनी सी चीज़ आपको समझ में, ये पूरी कंपनी की कीमत है। मार्केट कैपिटल, जैसे आप लोग, मैं आपसे बार बार कहता हूँ कि जैसे आपके पास कितनी कैपिटल है, कैपिटल का मतलब हो जाता है आपके पास कितने रुपए, 10,000 रुपये है, तो 10,000 रुपये आप लेकर के ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं, ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं, या कोई शादी करते हैं तो आपके पास कितनी कैपिटल है, आपके पास कितना बैलेंस है, उसी को कहते हैं मार्केट कैप। समझ रहे हैं। किसी भी काम को शुरू, जैसे हम लोग कुछ कपड़ा लेने जाते हैं, जैसे क्यों, कितने रेंज तक लेना है आपको, तो कितना पैसा तुम्हारे पास है, तो आप कहते हैं 5,000 रुपये तक हमको लेना है सारे कपड़े, तो 5,000 रुपये आपकी कैपिटल हो गई। ये इन्वेस्टिंग फाइनेंस की भाषा में इसे कैपिटल कहते हैं। जो कंपनियां होती हैं उसे वो अपना कैपिटल कहती हैं। तो मार्केट का कैप आपने सुना होगा कि स्मॉल कैप कंपनियां होती हैं, स्मॉल कैप होती हैं, उसके बाद मिड कैप होती हैं, उसके बाद होती हैं लार्ज कैप। अब कैप का मतलब वही कैपिटल दोस्तों हो गया, कैप का मतलब हो गया कैपिटल। जैसे इन्हें स्मॉल कैप, इसको कैसे पता चलेगा ये देख करके कि 16,50,002 करोड़ रुपए है, तो इसको कैसे पता चलेगा लार्ज कैप है कि स्मॉल कैप है या मिड कैप है, कैसे पता चलेगा। तो दोस्तों मैं आप लोगों को आज एक थोड़ी सी चीज़ बता दूँ, अपनी पुरानी वीडियो में बताया हुआ हूँ, फिर भी मैं आप लोगों को रिपीट कर देना चाहता हूँ। स्मॉल कैप का मतलब होता है जो कंपनियाँ 5,000 करोड़ तक, 5,000 करोड़, जो कंपनियाँ एक साल में 5,000 करोड़ तक का टर्नओवर करती हैं, टर्नओवर मतलब कमाती हैं, समझ रहे हैं, उनका पूरा टर्नओवर, ओवरऑल रेवेन्यू जब 5,000 करोड़ तक हो जाता है तो उससे कहते हैं स्मॉल कैप। वो भी NSE और BSE में लिस्ट होती हैं। उसके बाद आ जाता है मिड कैप, जो कंपनियां 5,000 से लेकर के 20,000 करोड़ तक, ठीक है, 20,000 करोड़ तक इनका टर्नओवर रहता है, 5,000 से 20,000 को, उसे कहते हैं मिड कैप कंपनियां। मतलब वो अभी भी चल रही हैं, 5,000 से ज़्यादा हैं, वो लगभग बिल्ड हो चुके हैं कंपनियाँ। उसके बाद आ जाती हैं लार्ज कैप कंपनियाँ। लार्ज कैप कंपनियों का मतलब तो 20,000 करोड़ से ऊपर,
ये 20,000 करोड़ से ऊपर जो कंपनियां होती हैं उन्हें लार्ज कैप कंपनी कहते हैं। ये एकदम हाथी के तरीके से होते हैं, धीरे 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 चाल में चलते रहते हैं, नीचे नहीं आते हैं जल्दी। और ये होते हैं तो ये घोड़े के तरीके से होते हैं, कूदते फांते रहते हैं, थोड़ा सा आगे जाते हैं फिर पीछे आ जाते हैं। इस तरीके से ये होती है स्मॉल कैप। इसीलिए कहते हैं कि इसमें इन्वेस्ट करना रिस्क होता है, ज़्यादा रिस्क। इसमें इन्वेस्ट करना ज़्यादा रिस्क होता है, इसमें मीडियम रिस्क, ठीक है, मीडियम रिस्क होता है इसमें इन्वेस्ट करना मिड कैप में। इसमें सबसे कम, सबसे लो रिस्क होता है दोस्तों लार्ज कैप में इन्वेस्ट करना, क्योंकि आपको पता है कि ये कंपनी काफ़ी मेरे पिताजी बाप दादा के समय से चलती आ रही, जल्दी बंद नहीं होगी और मेरे बच्चों पोतों नातियों तक चलेगी। तो इसमें आप इन्वेस्ट कर देंगे, 1200 रुपये इसकी कीमत है इसमें रिलायंस की लगभग। तो उसमें आप इन्वेस्ट करेंगे तो 10 20 30 सालों तक 12,000 से मान लीजिए 24,000 हो गए। आप 1,000 शेयर लिए हुए हैं तो सोच लीजिए सीधा डबल हो गया, एक शेयर पर आपको 12,000 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। अब आप 1,000 शेयर लिए हुए हैं तो कितना हो गया, आप इतने से सोच लीजिए, समझ रहे हैं। 12 के आगे हो जाएगा 6 जीरो, ठीक, 1,20,00,000 रुपए हो गए ये 1 पॉइंट। तो इस तरीके से इन्वेस्ट करते हैं। यदि आप इसमें 2-4-5% इन्वेस्ट कर दिए तो आप करोड़ों का डिविडेंड अलग से मिलता है आप लोगों को। जो यहाँ पे डिविडेंड यील्ड दिया हुआ है ये अलग से मिलता है। डिविडेंड यील्ड मतलब होता है कि कंपनी जो प्रॉफिट करती है अपनी उसमें से यहाँ देखिए 0.41%, यानी कि ये कंपनी, हमने आपको बताया कि एक साल में 20,000 करोड़ से प्लस का टर्नओवर है। इसमें से मान लीजिए वो 10,000 करोड़ रुपए, ठीक है, 10,000 करोड़ रुपए इसमें इसका प्रॉफिट हुआ। 10,000 करोड़ रुपए यदि इसका प्रॉफिट हो रहा है तो उसका वो 0.41% आप लोगों को डिविडेंड देगी। आपके पास जितना शेयर रहेगा पर शेयर मान लीजिए वो 10 रुपये भी दे रही है, आपके पास 1,000 शेयर है तो आपके पास 10,000 रुपये हर महीने आपको आते रहेंगे। हर 3 महीने पे अक्सर ये देती रहती हैं, तो हर 3 महीने पे आपको 10,000 रुपये, सिर्फ 1,000 शेयर की मैं बात कर रहा हूँ। यही आपके पास 1,00,000 शेयर हो गया तो सोचिए आपको 3,00,000 रुपये इस तरीके से आते रहेंगे आपके पास। तो इसीलिए कहा जाता है कि फंडामेंटल देख करके आप बेसिक सी कंपनियां, जो कंपनियां बढ़ रही हैं 1,000 1,500 2,000 5,000 तक जिनकी कीमत है उसमें इन्वेस्ट कर दो। आपके बच्चे पोते पोतियों तक, जैसे बता तो रहे हैं वॉरेन बफे अभी भी सिर्फ कंपनियों में इन्वेस्ट करके आज दुनिया के वो दूसरे तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति हैं। बीच में कुछ साल तो पहले ही थे राकेश झुनझुनवाला, आज सोचिए हज़ारों बिलियन करोड़ की कंपनी उनके पास खड़ी है, कंपनियों में सिर्फ इन्वेस्ट करके। न उनकी रिलायंस है, न उनसे किसी चीज़ से मतलब, न मैनेजमेंट से मतलब है, न किसी भी चीज़ से मतलब नहीं है। बस वो फंडामेंटल एनालिसिस किए, देखे कि 1 2 3 4 चारों कंपनी में कौन से सबसे बेहतर है, उसमें इन्वेस्ट किए। यदि ये बेहतर करे तो इसका पैसा निकाल के इसमें किए, डिविडेंड आ ही रहा है करोड़ों रुपये। फिर इसमें ये बेहतर कर रही है, इसमें लार्ज कैप में इन्वेस्ट किए हुए हैं, बैठे हुए हैं, मस्त खा रहे हैं, समझ रहे हैं। तो चलते हैं दोस्तों, हमने आपको मार्केट कैप पे इतनी सारी चीज़ें बता दी। अब आगे वाले पॉइंट को देखते हैं, ROE क्या होता है। दूसरे नंबर पे आता है ROE। ROE 8.29% है। तो दोस्तों हमने आपको फंडामेंटल एनालिसिस के माध्यम से थोड़ा सा ये बताने में गलती कर दी कि आपको कैसे पता लगेगा कि ये जो रेशियोज हैं, जैसे ROE 8% है, रेशियो 23.85 है, PB 2.1 है, तो इसमें आपको यदि पता चल जाए कि ये मान लीजिए 23 है, ये से पता चल जाए 1 या 2 के बीच में यदि ये रह रहा है परसेंटेज के रूप में तो ये सबसे बेहतरीन है। तो उससे पता चल जाएगा आपको कि कौन सी कंपनी बेहतरीन है और आप उसमें इन्वेस्ट करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं, ठीक है। हम कंपनी को सस्ते में खरीदते हैं और महंगे में बेचते हैं तो हम प्रॉफिट कमाते हैं। अब कैसे पता चलेगा या सस्ता मिल रहा है कोई शेयर या महंगा मिल रहा है, तो उसके लिए बात करते हैं दोस्तों। सबसे पहले इंट्रिंसिक वैल्यू की, वो इसमें नहीं दिया हुआ है। मार्केट कैप के बाद मैं बात कर दूं इंट्रिंसिक वैल्यू। आपको नए नए शब्द सुन करके बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही होगी, लेकिन मैं इतना आसान तरीके से आपको समझाऊंगा कि आपको अच्छे तरीके से समझ में आए। अब जैसे इंट्रिंसिक वैल्यू का मतलब बात जो हमने आपको उदाहरण के माध्यम से पहले ही समझा दिया कि किसी भी चीज़ की वैल्यू हम कैसे पता लगाते हैं। हमने आपको समोसे वाला भी उदाहरण दिया था कि समोसा खाते हैं तो कहीं 10 रुपये का समोसा है और कहीं 50 रुपये का समोसा है। तो हम रेस्टोरेंट मान लीजिए ये रेस्टोरेंट, तो हम खुद डिसाइड करते हैं कि इसकी वैल्यू क्या है। ये अगर 20-30 रुपये का बेचता है, 20 रुपये का, तो भी ये हम इससे खरीद सकते हैं, यानी कि ये अंडर वैल्यू है। और ये यदि 20 रुपये का भी बेच रहा है तो भी ये महंगा है, यानी ये ओवर वैल्यूड है, समझ रहे हैं। तो हम इस तरीके के एनालिसिस करते रहते हैं। और इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होता है, सेम वही दोस्तों कंपनियों के संदर्भ में होता है कि इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होता है। अब इंट्रिंसिक वैल्यू का मतलब मैं आप लोगों को यहीं पे बता दूं दोस्तों। जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज का रेट चल रहा है 1242 रुपये। अब 1242 रुपये चल रहा है तो कैसे हम पता करेंगे कि ये कम है या ज़्यादा है, इसको कैसे खरीद सकते हैं, इसकी वैल्यू कैसे पता चलेंगे। जब हम तुलना करेंगे कि इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू, या पता करेंगे कि इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू क्या है, तो इंट्रिंसिक वैल्यू के लिए दोस्तों आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल सा गूगल पे जाना है। मैं आपको बता दूं, सिंपल सा आपको कुछ नहीं करना है, गूगल पे जाना है। यहाँ पे देखिए रिलायंस इंट्रिंसिक वैल्यू, यहाँ पे आना है और यहाँ पे देख लीजिए दिया हुआ है कि इसकी 1244 रुपया इंट्रिंसिक वैल्यू है लगभग, और मार्केट प्राइस 1146 से काफ़ी दिनों का है। एक सेकंड को फिर से सर्च कर लेते हैं। आज का मार्केट प्राइस 1288 रुपये चल रही है और इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू 981 रुपये है, यानी कि इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू और कम है लेकिन रेट ज़्यादा है। देखिए इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू कम है और रेट ज़्यादा है।
यदि इंट्रिंसिक वैल्यू में आईवी, इसको लिख देते हैं शॉर्टकट में दोस्तों, इंट्रिंसिक वैल्यू कम है और उसका एमपी मतलब मार्केट प्राइस ज़्यादा है, तो वो शेयर नहीं खरीदना है। क्योंकि हमने आपको समस्या के उदाहरण से बताया है कि यानी कि अब यदि अपना रेट बढ़, ये ओवर वैल्यूड हो गया, समझ रहे हैं, मार्केट प्राइस ज़्यादा है तो ये ओवर वैल्यूड हो जाएगा, ओवर वैल्यूड, समझ रहे हैं। यानी कि अब ये गिरने वाला है, ये अपने इंट्रिंसिक वैल्यू के इर्द गिर्द ही रहेगा। अब जैसे हम आपको एक दूसरा उदाहरण देकर समझाते हैं, टाटा का, कोई कंपनी का ले लेते हैं यहाँ पे, टाटा मोटर्स का ले लेते हैं। टाटा मोटर्स का हमने ले लिया। अब देख लीजिए यहाँ पे इंट्रिंसिक वैल्यू इसकी दोस्तों 1191 रुपये है, 1191 रुपये, जबकि मार्केट प्राइस है 595। सोच लीजिए, यानी कि समोसे वाली 10 रुपये वाली समोसे वाली बात है, इतना बेहतरीन है कि उसके समोसा अगर 20-30 रुपये में भी बेचे तो भी बिक जाए, यानी ये अंडर वैल्यू है। आईवी यदि ज़्यादा होता है, आप इसको, मैं आपको लास्ट में चेकलिस्ट बना के समझा दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। आप सिर्फ नोट्स लेकर के बैठे रहिए और चीज़ों को समझिए, और जो कुछ भी चीज़ें समझ में आ रही है उसको थोड़ा थोड़ा लिखते जाइए, ठीक है। देखिए, आईवी यदि ज़्यादा होता है और एमपी यानी मार्केट प्राइस यदि कम होता है तो बहुत ही बेहतरीन स्टॉक्स होता है दोस्तों उसको खरीदने के लिए। ये समझ लीजिए एकदम बेस्ट प्राइस पे मिल रहा है, इसकी प्राइस बहुत ही बेस्ट है, ये ऊपर जाएगा ही जाएगा, ये रुकने वाला नहीं है दोस्तों, ये ऊपर जाएगा ही जाएगा। इसीलिए कहते हैं इंट्रिंसिक वैल्यू मतलब तुलना करना दो चीज़ों की। इंट्रिंसिक वैल्यू उसकी असली कीमत बताती है। जैसे कपड़ा कोई ले लेते हैं, फिर भी आपको लगता है कि अरे ये 1000 रुपये का दे दिया यार, महंगा हो गया। ये अगर 500 या 700 रुपये का यदि दे देता तो 700 रुपये में ये बेस्ट कपड़ा है, सबसे अच्छा कपड़ा है। या ये मोबाइल ले लिया है, आप कोई भी मोबाइल ले लिए, उसका कैमरा, बैटरी बैकअप, सारी चीज़ों को देख करके आपको लगता है यार ये 10,000 में मिल जाती मोबाइल, आपने 15,000 में ले ली है, तो आपको लगता है कि यार 10,000 के लिए ये सबसे बेस्ट मोबाइल थी, 15,000 में हमको महंगा पड़ गया। आप इस तरीके की चीज़ें कहते रहते हैं। तो सेम वही दोस्तों इंट्रिंसिक वैल्यू का मतलब होता है शेयर खरीदने के लिए। शेयर खरीदने के लिए आपको इंट्रिंसिक वैल्यू के बारे में जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ये पॉइंट आप लोग नोट कर लीजिएगा थोड़ा सा। हमने जो भी आपको बताया कि आईवी ज़्यादा एमपी कम होता है तो शेयर बेस्ट होता है, इसमें खरीदने लायक है। यदि आईवी कम है, आईवी यदि ये कम है और मार्केट प्राइस ज़्यादा है तो उस शेयर को कभी भी नहीं खरीदना है, क्योंकि वो ओवर वैल्यूड हो चुका है, कभी भी गिर सकता है नीचे। समझ में आ गई आपको इतनी सारी चीज़ें। अब आते हैं अपने पॉइंट की तरफ, नेक्स्ट पॉइंट पे अपने आते हैं। आपको हमने आईवी समझा दिया, अच्छे तरीके से समझ में आ गए दोस्तों। आपको कुछ भी चीज़ें ना समझ में आए तो आप जरूर हमको कमेंट के माध्यम से जरूर बताने की कोशिश जरूर कीजिएगा। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ROE। ROE का मतलब क्या होता है? ROE का मतलब होता है दोस्तों रिटर्न ऑन इक्विटी। इसको एकदम आसान भाषा में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि रिटर्न ऑन इक्विटी होता क्या है। रिटर्न ऑन इक्विटी का ये मतलब है कि कंपनी में जो अभी आपने जैसे शेयर खरीद लिया इस कंपनी का, रिलायंस कंपनी का आपने जो भी शेयर खरीदे हैं वो आपके पैसे का इस्तेमाल किस तरीके से मार्केट में कर रही है कंपनी। कोई भी कंपनी हो, जैसे रिलायंस है ये, तो रिलायंस आप शेयर खरीदे तो आप शेयर धारक हो गए, आपने शेयर बाय किया तो आप शेयर धारक हो गए। तो जो आपने पैसा दिया है उसका इस्तेमाल किस तरीके से कर रही है, कैसे कर रही है, बेहतरीन तरीके से कर रही है या नहीं कर रही है, उसके बारे में ये बताता है। जैसे चलिए अब आपको एक उदाहरण के माध्यम से समझाते हैं। उदाहरण का मतलब ये है, जैसे मान लीजिए आपने एक दुकान खोली, ठीक है, एक दुकान आपने खोल ली और उसमें 1 लाख रुपए का आपने खर्च किया, मतलब 1 लाख रुपए आपने उस पर खर्च किए, 1 लाख रुपए। तो ये जो 1 लाख है दोस्तों, ये आपकी इक्विटी हो जाएगी, ये हो जाएगी आपकी इक्विटी। आपने दुकान खोली, उसमें आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया, तो ये आपकी हो जाएगी इक्विटी। अब इस बात को समझिएगा, इक्विटी, रिटर्न ऑन इक्विटी क्या होता है, कैसे। और उसके बाद 1 साल के बाद आपने उस पर 20,000 रुपये कमाया, मुनाफा आपके प्रॉफिट की बात कर रहा हूँ मैं, ये प्रॉफिट। तो आपकी शुद्ध आय जो होगी, शुद्ध आय एकदम ये 20,000 रुपये हो जाएगी। समझ रहे हैं बात को? ये आपकी हो जाएगी, आपके इक्विटी पे कितना रिटर्न आया। ये फिलहाल परसेंटेज में है तो इसको प्रतिशत में निकाल लेते हैं। जैसे आपको यहाँ पे 20,000 लिखोगे ऊपर, ठीक है, 20,000 गुणे 100 कर दोगे। अब यहाँ पे बट्टे में कर दोगे 1 लाख, 1 2 3 4 5, 5 जीरो कर दिए, तो यहाँ पे 4 हो गए, यहाँ इसको 2 इससे कट गए, ठीक है, 3 इससे कट गए, तो कितना परसेंटेज हो गया, 20%।
अब आपको समझ में आई। कोई भी कंपनी आप जो शेयर उसमें खरीदते हैं, जो शेयरधारक आप होते हैं, जो भी पैसा उसमें लगाते हैं, आपके पैसे से वो कितना बेहतरीन प्रॉफिट, कितने अच्छे तरीके से उस पैसे का इस्तेमाल कंपनी कर रही है, उसके प्रतिशत को कहते हैं आरओई, रिटर्न ऑन इक्विटी, यानी इक्विटी पे ये कितना प्रतिशत कमा रही है। इसको कैसे देखते हैं? इसके देखने का जैसे एक तरीका है, इसको आप सेक्टर वाइज देखते हैं। सेक्टर वाइज मतलब जैसे सेक्टर की जो कंपनियाँ होती हैं, जैसे ये रिलायंस आती है, रिफाइनरीज की है, रिफाइनरीज यहाँ पे रिफाइनरीज की है। अब इस सेक्टर की देखेंगे, जैसे एफएमसीजी हो गई, कोई ऑटो सेक्टर की हो गई कंपनी, आईटी सेक्टर की हो गई कंपनी। तो इन कंपनियों का जो ये होता है रिटर्न ऑन इक्विटी, ये लगभग 15 से 20 के बीच में होता है, 10 से लेकर के 20 के बीच में होता है। लेकिन जो आईटी सेक्टर कंपनी होती है, इनका 20 से भी परसेंटेज कभी कभी ज़्यादा होता है, 20% से ज़्यादा कंपनियों का रिटर्न ऑन इक्विटी। यदि आप सेक्टर वाइज में क्यों कह रहा हूँ आपसे देखने के लिए, सेक्टर वाइज आप देखेंगे तो इसमें आप तुलना लगा लेंगे, यानी कि है तो कंपनी एक ही सेक्टर की। जैसे ऑटो सेक्टर की कंपनी ले लीजिए, यहाँ पे ऑटो सेक्टर की, ऑटो में महिंद्रा एंड महिंद्रा हो गया, ठीक है। उसके बाद टाटा मोटर हो गया, टाटा मोटर्स। उसके बाद हो गया सुजुकी, SUZUK, सुजुकी हो गया। इसी तरीके से जो भी कंपनियां हैं, सारी कंपनियों का ROE देखने के बाद समझ में आती है कि ROE जिसका ज़्यादा रहेगा वो मतलब बेहतरीन वर्क करी। जैसे M&M है, टाटा मोटर्स है, सुजुकी है, और भी जो भी कंपनियां हैं जिनका ROE है, यानी कि जो शेयरधारक हैं उनके पैसों का कंपनी अच्छा इस्तेमाल कर रही है, यानी कि ये जो 1 लाख रुपये लगाए हैं उसका अच्छा इस्तेमाल कर रहे हैं पर ईयर कमाने में, रिटर्न ऑन इक्विटी पैसा कमाने में। तो दोस्तों, रिटर्न ऑन इक्विटी से हम बस इतना पता लगाते हैं कि कंपनी आपके पैसे का इस्तेमाल कैसे कर रही है, कितना बेहतरीन तरीके से कर रही है, कितना प्रॉफिट जनरेट कर रही है, बस इतनी सी बात है, ठीक है। अब आते हैं अपने अगले पॉइंट की तरफ। दोस्तों, हमने ROI के बारे में जान लिया, अब बात करते हैं PE रेशियो। उससे पहले दोस्तों EPS के बारे में बात करते हैं। EPS का मतलब होता है अर्निंग पर शेयर, अर्निंग पर शेयर। इसका मतलब क्या होता है? कंपनी प्रत्येक शेयर पे कितना अर्न कर रही है, यानी कि कंपनी जो है एक शेयर पे कितने रुपए अर्न कर रही है। मान लीजिए 51 रुपये है, तो ये 51 रुपये, मान लीजिए एक शेयर पे वो 51 रुपये अर्न कर रही है। एक शेयर पे कंपनी कितने रुपए कमाती है उसे कहते हैं अर्निंग पर शेयर। इतनी सी बात आपको समझ में आई। अब इसको निकालते कैसे हैं? एक शेयर पर कंपनी कितने रुपए कमाती है, कंपनी कितना कमाती है, इसको कहते हैं EPS। अब बात करते हैं PE रेशियो की। अब PE रेशियो क्या मतलब होता है? PE रेशियो का दोस्तों मतलब ये होता है कि कंपनी का जो वर्तमान समय में रेट चल रहा है, प्राइस, कंपनी का जो मार्केट प्राइस चल रहा है, यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं मार्केट प्राइस अपॉन अर्निंग पर शेयर, EPS। अब आकर के इसका निकल जाता है। जैसे मैं आपको लाइव दिखा दूँ, इसका EPS 51 रुपये है, इसको याद रखिएगा, 51 रुपये। अब मैं आगे चलता हूँ, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हो गया प्राइस अपान EPS, यानी कि 1242 अपान EPS हो गया 51.13। अब इसको अच्छा कैलकुलेशन कर दोगे, सॉरी 42 है, मैंने 1242 अपान EPS, ये हो जाएगा PE रेशियो हो जाएगा। ये जो इसको निकालते हैं 1242 बटे इतना, ये हो जाएगा इसका PE रेशियो। PE रेशियो मतलब प्राइस टू अर्निंग, प्राइस टू अर्निंग हो जाएगा। ये डाटा आपको समझ में आया? जो कंपनी का रेट चल रहा होता है उसको EPS से कट करते हैं तो आ जाता है PE रेशियो। अब PE रेशियो कितना बेहतर होता है? ये तो मान लो 20% रहेगा तो सही है, ये भी जितना ज़्यादा रहेगा फिर भी सही है। ये जितना ज़्यादा रहेगा इसलिए सही है क्योंकि PE तभी कम आएगा। अब जैसे मैं आपको बता दूं, ये PE हमेशा 1 से 2 के बीच में रहता है तो बेस्ट PE 1 से 2 के बीच में ही होना चाहिए। अब बात आती है PE रेशियो से पता क्या चलता है? PE का हमने रेशियो निकाल दिया अर्निंग पर शेयर से, ठीक है। यहाँ पे इसका मतलब होता है दोस्तों कि किसी कंपनी में हम 23.85 रुपया लगा करके 1 रुपया कमाएंगे, यानी 1 रुपया कमाने के लिए, सिंपल से इस तरीके से समझते हैं, 1 रुपया कमाने के लिए हमें इस कंपनी में 23.85 रुपया इन्वेस्ट करना पड़ेगा। समझ गए बात को अच्छे तरीके से? इसीलिए मैं बोला हूँ 1 से 2 के बीच में बेस्ट होता है कि यानी 1 या 2 रहेगा तो किसी भी कंपनी में हमको 1 रुपया कमाने के लिए 1 रुपया इन्वेस्ट करना पड़ेगा। अब समझ में आई बात आपको अच्छे तरीके से? ये जितना ज़्यादा रहता है उतना ही ख़राब रहता है, उतना ही बेकार। इसमें इन्वेस्ट करने लायक बिल्कुल नहीं, क्योंकि आप 1 रुपये कमाने के लिए 23 रुपये इन्वेस्ट कर रहे हैं। क्या मतलब है? और यदि
वहीं किसी कंपनी में आपको 1 रुपये कमाने के लिए 1 ही रुपये इन्वेस्ट करने की ज़रूरत पड़े, तो बेस्ट क्या है? 1 या 2 बेस्ट है। तो ये बस सिर्फ ये बताता है कि इस कंपनी में यदि आपको इन्वेस्ट करना है तो कितना, इस कंपनी में यदि आपको 1 रुपया कमाना है, 1 रुपया, तो आपको कितने रुपए इन्वेस्ट करने पड़ेंगे, ये रुपये में होता है। 1 रुपये कमाने के लिए इसमें आपको 30 रुपये इन्वेस्ट करने। अब तो दोस्तों, अब आप 24 रुपये इन्वेस्ट करके 1 रुपये तो कमाओगे नहीं। आपके लिए सबसे बेहतर होगा कि 1 रुपये इन्वेस्ट करके 1 रुपये ही कमाया जाए। ये चीज़ आपको क्लियर हो गई। इसलिए मैं बार बार बता रहा हूँ आपको, पीई रेशियो 1 से लेकर के 2 तक सबसे बेस्ट होता है, इसके बीच में सबसे अच्छा होता है। यदि आप किसी भी कंपनी का पीई रेशियो इतना है तो समझ लीजिए आप बहुत ही बेहतरीन तरीके से उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं और आपका पैसा समय के साथ बहुत ही बेहतरीन तरीके से बढ़ेगा। ठीक है, हमने आपको सारी चीज़ें क्लियर बता दी हैं। दोस्तों, वीडियो कुछ ज़्यादा ही लंबी हो रही है, इसके लिए मैं अपना पार्ट 2 लाऊंगा, जिसमें आगे की सारी चीज़ों के बारे में आपको एक एक करके पूरी डिटेल से बताऊंगा। तो पार्ट 2 देखने के लिए जरूर रुकिएगा। पार्ट 2 देखने के लिए अब इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों। यदि वीडियो दोस्तों ये आप लोगों को पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और साथ जुड़िएगा। मैं आपको इसी तरीके से पूरी शेयर मार्केट की आपको PhD करा करके रहूँगा। सारी चीज़ों को एक एक करके बताऊंगा और फिर लाइव ट्रेडिंग करूंगा। उसमें आपको बताऊंगा किस तरीके से ट्रेडिंग करते हैं और बिगनर्स कैसे स्टार्ट करते हैं और किस इंडेक्स में स्टार्ट करते हैं, उसके बारे में लाइव आपको ला करके बताऊंगा। दोस्तों, कितने पॉइंट का एसएल रखना है, आपको कितने पॉइंट का टारगेट रखना है, सारी चीज़ों के बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।